साथियों नमस्कार। क्लासिक हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज सुनिए धर्मवीर भारती जी का उपन्यास जिसका नाम है गुनाहों का देवता। यह कहानी है चंदर और सुधा की। एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम से परे है पर उतना ही गहरा है। इलाहाबाद का एक शांत मोहल्ला और वहाँ की पुरानी हवेली में रहने वाले प्रोफेसर शुक्ला यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान पढ़ाते हैं और उसी यूनिवर्सिटी में एक होनहार छात्र है चंद्रकांत कपूर, यानी हमारा चंदर। चंदर ना तो कोई शायर है ना कोई हीरो जैसा लड़का, लेकिन वो इतना सच्चा और संवेदनशील है कि आप उससे एक बार मिलें तो उसके अंदर की गहराई पहचान जाएं। वह अपनी पढ़ाई में अव्वल है, प्रोफेसर शुक्ला का भरोसेमंद है और उनके घर में परिवार के सदस्य की तरह आता जाता है। शुक्ला की बेटी सुधा उसी घर में चंदर के जीवन की एक मधुर धुन बन चुकी थी। सुधा एक चुलबुली, नटखट और जीवंत लड़की थी। वह हर वक्त हंसी ठिठोली में लगी रहती और चंदर को छेड़कर खुश होती थी। सुधा और चंदर का रिश्ता इतना सहज और पारदर्शी था कि कोई भी इसे प्रेम कहकर परिभाषित नहीं कर सकता था। फिर भी उनके बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन था। वसंत के मौसम में जब हवा आम के बोरों की खुशबू से महक रही थी, तब सुधा और चंदर घंटों कॉलेज की सीढ़ियों या छत पर बैठकर बातें करते। कभी कविता की पंक्तियाँ सुनाते, कभी समाज पर चर्चा करते, तो कभी बस यूं ही चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। इन मुलाकातों में कोई छल नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं थी, सिर्फ आत्मिक निकटता थी। चंदर को अक्सर यह महसूस होता कि सुधा सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक ऐसा भाव जो जीवन को मधुर बनाता है पर उसे बांधता नहीं। वह सुधा की हर बात में सौंदर्य देखता, हर हंसी में अपनापन, पर वह स्वयं को यह विश्वास दिलाता कि यह प्रेम नहीं, सिर्फ मित्रता है, एक गहरी आत्मीयता। सुधा के लिए चंदर एक ऐसा मित्र था जिससे वह बिना झिझक कुछ भी कह सकती थी। धीरे धीरे सुधा बड़ी हो रही थी। घर में उसके रिश्ते की बात होने लगी थी। प्रोफेसर शुक्ला ने एक डॉक्टर लड़का देखा था, पढ़ा लिखा, समझदार और उनकी जात बिरादरी में। जब चंदर को यह बात पता चली तो वह चौंक गया। उस दिन कुछ टूट गया था उसके भीतर। उसने सुधा से बात की, लेकिन हमेशा की तरह बिना कहे ही सुधा ने उससे पूछा, अगर मैं किसी और से शादी कर लूँ तो क्या तुम आओगे मेरी विदाई में? और चंदर ने जवाब दिया, हाँ आऊँगा, मैं तो हर वो जगह जाऊँगा जहाँ तुम्हारी खुशी हो। साथियों, यह एक ऐसा जवाब था जो एक सच्चा प्रेमी ही दे सकता है, जो खुद टूट जाए लेकिन सामने वाले की खुशी के लिए मुस्कुरा दे। यही गुनाहों का देवता की आत्मा है, वह प्रेम जो किसी के साथ जुड़ने से ज़्यादा छूटने के बाद भी जिंदा रहता है। फिर आया वो दिन जब सुधा की सगाई पक्की हो गई। घर में उत्सव का माहौल था। चंदर भी वहाँ मौजूद था, मुस्कुराता हुआ, सबसे मिलता जुलता हुआ, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ। सुधा की आंखें बार बार उसे देखती, जैसे कह रही हों, तुम कुछ कह दो चंदर, बस एक बार। लेकिन चंदर चुप रहा। उसने सोचा, अगर मैंने आज सुधा से कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो क्या होगा? क्या वो अपने पिता को मना कर देगी?
क्या मैं उस लड़की की ज़िंदगी में एक तूफ़ान ला सकता हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ? और जवाब था नहीं। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। यह कोई फिल्म नहीं थी जहाँ नायक दौड़ता है, लड़की को मंडप से उठा ले जाता है। यह एक हकीकत थी जहाँ रिश्तों में प्रेम से ज़्यादा मर्यादा होती है, संस्कार होते हैं। कुछ दिन बाद सुधा की विदाई हुई। चंदर वहीं खड़ा था, मुस्कुराकर उसके दुपट्टे को ठीक करता हुआ, उसकी माँ को ढांढस बंधाता हुआ। लेकिन जब सुधा ने रुमाल में कुछ लिखा और चंदर की जेब में चुपचाप रख दिया तो उसके हाथ कांप गए। रात को जब उसने वह रुमाल खोला, उसमें बस 2 शब्द थे, भूलना मत। बस यही 2 शब्द चंदर की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गए, क्योंकि वह भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया। अब उसके सामने थी एक खाली जिंदगी। सुधा की विदाई के बाद इलाहाबाद की गलियां वहीं थी, यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां वहीं थी, किताबें वहीं थी, लेकिन चंदर की आंखों में अब वो चमक नहीं थी। जैसे उसकी ज़िंदगी से रोशनी चली गई हो। वह अब भी पढ़ता था, रिसर्च करता था, क्लास लेता था, पर अब वह सब मशीन की तरह कर रहा था जिसमें ना दिल था ना रूह। सुधा के बिना चंदर की दुनिया अधूरी सी लगने लगी थी। उसकी सुबहें अब उसके गम से शुरू होती थी और रातें उन यादों के साथ बीतती थी जो जाने का नाम नहीं लेती थी। पर जिंदगी कहाँ रुकती है किसी के लिए। समय चलता गया। उसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आया, पम्मी। पम्मी एक ईसाई लड़की, पढ़ी लिखी, आधुनिक और चंदर की ही तरह अंदर से टूटी हुई। पम्मी और चंदर की मुलाकातें यूं ही यूनिवर्सिटी में होती थी। फिर वो दोस्त बने और फिर एक दूसरे के जख्मों को समझने लगे। पम्मी के जीवन में भी बहुत अकेलापन था। वो समाज के ठप्पों से परेशान थी, तलाकशुदा थी, इसीलिए हर किसी की नज़र में दूसरी थी। और चंदर तो पहले ही अपनी आत्मा को जला चुका था सुधा को खोकर। पम्मी के साथ चंदर ने पहली बार महसूस किया शरीर का प्रेम क्या होता है। उसके साथ उसने वह सब जिया जिसे समाज गुनाह कहता है। लेकिन साथियों, क्या एक टूटा हुआ इंसान जो सिर्फ कुछ पल सुकून चाहता है गुनाहगार कहलाता है? चंदर के लिए यह रिश्ता सिर्फ वासना नहीं था, वह पम्मी को समझता था। उसकी आंखों में जो अकेलापन था उसे पढ़ सकता था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके मन के सबसे गहरे कोने में सुधा ही बसती थी। वो जानता था कि पम्मी एक अच्छी इंसान है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता तो उसे सुधा की झलक नहीं मिलती और यही कमी उसे चैन नहीं लेने देती थी। एक रात पम्मी ने पूछा, तुम मुझसे कितना जुड़ पाए हो चंदर? और चंदर चुप रह गया, क्योंकि उसका दिल उस सवाल का जवाब नहीं जानता था, या शायद जानता था लेकिन कह नहीं सकता था। साथियों, यही चंदर की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो हर उस रिश्ता को समझता है जो अधूरा होता है, लेकिन पूरा कभी कोई रिश्ता जी नहीं पाता। वो सुधा को चाहकर भी नहीं पा सका, पम्मी को पाकर भी उसका नहीं हो सका। जैसे उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बंट चुकी हो। एक हिस्सा सुधा के साथ विदा हो चुका है, दूसरा इस दुनिया में चलते रहने की नौटंकी कर रहा है। वो दिन भी आया जब पम्मी ने चंदर से कहा, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चंदर ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे कभी वो नहीं दे सका जो वो ढूंढ रही थी।
प्यार की कमी नहीं थी, लेकिन पूरी आत्मा से किसी को चाहना यह चंदर ने सिर्फ एक बार किया था, सुधा के लिए। अब चंदर फिर से अकेला था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिल में चैन नहीं था। वो टूट चुका था, मगर फिर भी जी रहा था। कभी उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं सच में गुनाहगार हूँ? और आईना चुप रहा, क्योंकि समाज ने उसे नाम दे दिया था, एक ऐसा इंसान जो सुधा को खोकर पम्मी की बाहों में गया, एक ऐसा आदमी जो आदर्शों से गिर गया, लेकिन अंदर से वो अब भी वही चंदर था जो सुधा के भूलना मत को अपनी आत्मा में बसाए बैठा था। चंदर अब भी इलाहाबाद की उन्हीं गलियों में घूमता था, लेकिन अब वो न सुधा का दीवाना था, न पम्मी का गुनाहगार। अब वो बस एक खाली खोल था जो बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा और टूटता जा रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं आते थे, क्योंकि दुख एक हद के बाद सूनापन बन जाता है, और चंदर उस सूनापन का ही हिस्सा बन चुका था। लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं, और एक दिन एक नया किरदार उसके सामने आया। विनती। विनती एक साधारण सी लड़की, सीधी बात करने वाली, समझदार और अपने जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई। न ज़्यादा बोलती थी, न बेवजह हंसती थी, लेकिन जब मुस्कुराती थी तो वह मुस्कान चंदर को अच्छी लगती थी। उनकी मुलाकातें यूं ही छोटी छोटी बातों से शुरू हुई। वो चाय पीते हुए किसी कविता पर बहस कर लेते, या लाइब्रेरी में किसी किताब की सिफारिश कर देते। पर धीरे धीरे विनती के साथ चंदर को एक नई तरह की शांति महसूस होने लगी। वो सुधा जैसा मासूम आकर्षण नहीं था, ना ही पम्मी जैसा शरीर की तड़प वाला रिश्ता। यह कुछ और था, जैसे किसी ने उसके बिखरे टुकड़ों को बिना कहे धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया हो। चंदर हैरान था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके दिल में फिर किसी के लिए कोई जगह बची है। लेकिन विनती के साथ हर बातचीत, हर मुलाकात उसे थोड़ा और इंसान बना रही थी। एक शाम विनती ने उससे पूछा, क्या कभी तुम्हें किसी से बहुत गहरा प्रेम हुआ है? चंदर चुप हो गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, हाँ, इतना कि अब कोई और उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकता। विनती ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी अगर कोई वहां तक चलकर आ जाए तो क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे? वो सवाल चंदर के दिल में जैसे किसी पुराने जख्म पर नमक रख दिया हो, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी जगा गया। विनती जानती थी कि चंदर के अंदर एक गहराई है, और वो उस गहराई से डरती नहीं थी। उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ चंदर के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना चाहती थी, बिना शर्तों के। चंदर अब भी सुधा को भूला नहीं था, लेकिन उसने यह मानना शुरू कर दिया था कि जिंदगी एक ही मोड़ पर हमेशा खड़ी नहीं रह सकती। अगर कोई फिर से उसके जीवन में सुकून लाने की कोशिश कर रहा है तो वह उसे रोक नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि वह पहले जल चुका है। धीरे धीरे चंदर ने विनती के साथ एक मित्रता को स्वीकार किया, और उस मित्रता में जो सच्चाई थी वह शायद पहले किसी भी रिश्ते में नहीं थी। सुधा का प्यार एक स्वप्न जैसा था, पम्मी का साथ एक शारीरिक प्यास, लेकिन विनती वो चंदर की आत्मा के पास आ रही थी, बिना शोर किए।
एक दिन चंदर ने विनती से पूछा, अगर मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ तो क्या तुम मुझे जोड़ पाओगी? विनती ने सिर झुकाकर कहा, मुझे तुम्हें जोड़ना नहीं है, बस तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे टूटे हिस्सों को थामे रहना है। बस उस दिन चंदर की आंखों में फिर से नमी आ गई। सालों बाद कभी कभी इंसान को बस इतना चाहिए होता है कि कोई उसकी खामोशियों को भी सुन ले, बिना कहे उसके दर्द को समझ ले। चंदर और विनती की दोस्ती अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां शब्द कम और समझदारी ज़्यादा काम करती है। विनती कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी स्त्री थी जो दर्द को समझती थी, लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो चंदर के टूटे हुए हिस्सों को धीरे धीरे भर रही थी। चंदर अब पहले जैसा नहीं रहा था, न उतना बेचैन, न उतना खोया हुआ। वो अब विनती के साथ बैठकर चाय पी सकता था, बिना किसी अतीत की छाया के। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में एक सवाल हर बार उभर आता, क्या मैं फिर से किसी को उतना ही टूटकर प्यार कर सकता हूँ? एक शाम जब वो विनती के साथ गंगा किनारे बैठा था, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, विनती, क्या तुम कभी किसी से बहुत गहरा जुड़ी हो? विनती ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हाँ, पर हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें हमारे बारे में कुछ नया सिखा सकें। चंदर चुप हो गया, क्योंकि वही तो था जो सुधा ने उसके साथ किया था, उसे तोड़कर उसे खुद से मिलवाया। विनती के साथ बिताए हर पल ने उसे सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है। प्रेम वो है जो बिना शर्तों के किसी के पास खड़ा रह सके, चाहे सामने वाला कुछ भी कहे या करे। चंदर को अब विनती के साथ सुकून मिलने लगा था, पर साथ ही डर भी। जिंदगी में एक बार टूट जाना आसान है, पर दोबारा किसी पर भरोसा करना वो सबसे मुश्किल काम है। चंदर के दिल में कहीं अब भी सुधा की परछाई थी। उसे याद आती थी वो मासूम हंसी, वो नज़रें जो सिर्फ उसी को देखती थी। लेकिन अब सब सपना बन चुका था। एक दिन विनती ने बड़ी सादगी से कहा, चंदर, अगर तुम मुझे सिर्फ इसलिए पास रखते हो क्योंकि तुम्हें अकेलापन महसूस होता है तो मैं चल दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे अपने वर्तमान का हिस्सा बनाना चाहते हो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। चंदर के लिए यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह पहली बार था जब किसी ने उससे इतना स्पष्ट, इतना ईमानदार रिश्ता मांगा था। वो पहली बार किसी रिश्ते में शर्तें नहीं बल्कि सच्चाई देख रहा था। उस रात चंदर ने सुधा की एक चिट्ठी निकाली जो उसने सालों से नहीं पढ़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं जानती हूँ चंदर, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, पर मैं यही चाहती हूँ कि एक दिन तुम खुद को इतना संभाल लो कि जब कोई और तुम्हारे पास आए तो तुम उसे उसी तरह अपना सको जैसे तुमने मुझे अपनाया था, बिना डरे, बिना हिचकिचाए। उस चिट्ठी ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया। सुधा चाहती थी कि वह आगे बढ़े, और शायद अब विनती वो राह थी। सवाल यह नहीं था कि चंदर को विनती से प्रेम है या नहीं। सवाल यह था कि क्या वो उस प्रेम को स्वीकार करने का साहस रखता है। और जिंदगी वहीं उस मोड़ पर खड़ी थी
जहाँ एक रास्ता अतीत की यादों में ले जाता है और दूसरा रास्ता भविष्य की संभावनाओं में। चंदर की जिंदगी अब दो ध्रुवों के बीच झूल रही थी। एक तरफ सुधा की यादें थी और दूसरी तरफ विनती की मौन उपस्थिति। सुधा अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, पर उसकी गैर मौजूदगी भी कहीं न कहीं हर दिन हर फैसले में मौजूद थी। और दूसरी तरफ विनती थी, जो चुपचाप उसके हर टूटे हिस्से को समझ रही थी, बिना किसी शर्त के। लेकिन कभी कभी इंसान को सबसे ज़्यादा डर उस चीज़ से लगता है जो उसे सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। चंदर को विनती की तरफ खिंचाव महसूस होता था, पर उसका मन अब भी सवालों में उलझा रहता था। क्या मैं फिर से किसी को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं विनती के साथ वही कर रहा हूँ जो सुधा ने मेरे साथ किया था? और इन्हीं सवालों के बीच एक दिन विनती ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने चंदर की सोच को हिला दिया। वो बोली, चंदर, मैं कोई भराव नहीं हूँ तुम्हारे खालीपन का। अगर तुम मुझे अपनाते हो तो मुझे मेरी पूरी पहचान के साथ अपनाओ, ना कि एक विकल्प के तौर पर। यह सुनते ही चंदर को समझ आ गया, अब उसे फैसला लेना होगा। उसने एक शाम अकेले बैठकर अपने मन से वह सारी बातें की जो उसने कभी खुद से नहीं की थी। उसने सुधा से माफ़ी मांगी कि वह उसे कभी समझ नहीं पाया। विनती से भी माफ़ी मांगी कि वह उसके साथ होते हुए भी कभी पूरी तरह उसका नहीं हो पाया। और फिर उसने अपनी डायरी में एक आखिरी वाक्य लिखा, अब मैं अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान को अपनाना चाहता हूँ। पर जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। जिस दिन चंदर ने अपने दिल में विनती को पूरी तरह जगह देने का निर्णय लिया, उसी दिन एक खत उसके हाथ लगा। उस पत्र में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने खुद को माफ़ कर दिया है। चंदर, मैं जानती हूँ कि तुम खुद को कितना तोड़ चुके हो, पर तुम वही हो जो टूटकर भी किसी और को संभाल सकते हो। अगर कोई लड़की तुम्हें अब भी सच में समझ रही है तो कृपया उसे मत खो देना, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। पर कोई और अगर तुम्हें अपना बना रहा है तो उसे अपना लो। उस चिट्ठी ने जैसे चंदर की आत्मा को छू लिया और उसी शाम वो बिना कुछ कहे विनती के पास गया। उसके सामने बैठकर बस एक बात कही, मैं अब सिर्फ अकेलापन नहीं बांटना चाहता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बांटना चाहता हूँ। विनती मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पता था कि यह चंदर अब वो चंदर नहीं है जो अपने अतीत में उलझा रहता था, जिसने प्यार को स्वीकार करना सीखा था, ना कि सिर्फ महसूस करना। चंदर और विनती अब एक दूसरे के और करीब आ गए थे, पर यह करीबी सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं था, यह दो आत्माओं का मिलन था, जिनमें एक को खुद से लड़ना था और दूसरी को चुपचाप इंतजार करना पड़ा था। विनती ने कभी चंदर से कुछ नहीं मांगा, न कोई वादा, न कोई सपना, बस उसकी मौन उपस्थिति ही चंदर को यह एहसास दिला रही थी कि सच्चा प्यार दिखावा नहीं करता, वो बस होता है, शुद्ध, सरल, संजीदा। लेकिन चंदर का दिल अब भी एक सवाल से डरा हुआ था, क्या मैं सच में इस प्यार के लायक हूँ? उसने सुधा को खोया था, क्योंकि वह खुद अपने प्रेम को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। और अब जब विनती
उसे अपनाने को तैयार थी तो वह खुद को रोक नहीं पा रहा था, कहीं वह फिर से किसी को दुख न दे बैठे। पर विनती वो औरत नहीं थी जो चंदर से सुरक्षा की गारंटी मांगती। उसने कहा, चंदर, जिंदगी में कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर जो रिश्ता डर से नहीं समझ से शुरू होता है वो टिकता है। चंदर उसकी आंखों में देखता रहा, जहां उसे कोई सवाल नहीं मिला, सिर्फ अपनापन मिला। इसी दौरान एक और मोड़ आया। चंदर को विश्वविद्यालय से एक आमंत्रण मिला, विदेश में रिसर्च के लिए। यह वो सपना था जिसे उसने कभी जिया ही नहीं था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भावनाएं ही इतनी भरी थी कि कैरियर की बातें हमेशा पीछे रह गई। अब सवाल यह था, क्या वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करे, या जो उसने अभी अभी पाया है उसे संभाले रखे। उसने विनती से पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या तुम इंतजार करोगी? विनती मुस्कुराई और बोली, अगर तुम अपने सपने पूरे करने जा रहे हो तो मैं सिर्फ इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि हर रोज़ गर्व महसूस करूंगी कि मैं उस इंसान से जुड़ी हूँ जो खुद को खोकर भी खुद को फिर से बना सका। और यही था उस रिश्ते का असली इम्तिहान। और यही था उस रिश्ते का असली इम्तिहान। क्योंकि प्यार में सिर्फ साथ रहना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी एक दूसरे की उंगलियां थामे रखना होता है। चंदर अब तैयार था अपने अतीत को विदा कहने, अपने वर्तमान को अपनाने और अपने भविष्य को गले लगाने के लिए। जब वह स्टेशन पर विनती को गले लगाकर विदा ले रहा था तो उसके कानों में सुधा की वह आखिरी चिट्ठी फिर से गूंज उठी, किसी को अपना लो जो तुम्हें बिना शर्त के समझे। विदेश की उस सर्द सुबह में जब चंदर ने पहली बार अकेले खिड़की से झांका तो उसे लगा जैसे कोई खालीपन उसे भीतर से खा रहा हो। विनती की मुस्कान, उसकी चुपचाप ताकती आंखें, हर चीज़ उसकी यादों में गूंज रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सुधा की यादें जैसे कोई पुराना जख्म जो अब बस निशान भर है। चंदर ने उस विदेशी शहर में किताबों के ढेर में खुद को डुबो दिया। रिसर्च, लेक्चर, थकान, अकेलापन सब एक रूटीन बन गया था। पर रूटीन से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी चलती है एहसासों से। एक शाम जब बर्फ़ गिर रही थी और चंदर अकेले पार्क में बैठा था, उसे एक चिट्ठी मिली, विनती की चिट्ठी। उसने लिखा था, यहाँ सब कुछ वैसा ही है, बस तुम्हारी आवाज़ नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अब भी तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, लेकिन शिकायत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें पाया है। भले ही वक्त ने तुम्हें मुझसे दूर भेजा हो। वो चिट्ठी नहीं थी, वो विनती का दिल था जिसे चंदर ने अपने सीने से लगा लिया था। लेकिन कहानी यहीं थमी नहीं। भारत से एक दिन अचानक खबर आई, सुधा नहीं रही। चंदर को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। वो सुधा जिसे उसने कभी खोया नहीं बल्कि खुद जाने दिया था, वो अब सचमुच खो गई थी। चंदर के मन में जैसे कोई आवाज़ कह रही थी, यह प्रेम की सज़ा है, यह तुम्हारे गुनाहों की आग का अंतिम धुआं है। वो फौरन भारत लौटा, सुधा के घर पहुंचा, जहां अब
सिर्फ उसकी यादें थी और एक खत जिस पर लिखा था, जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढूंगी, इतना याद रखना। और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं कि पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर, अब हम अनंत काल के लिए खो गए। चंदर ने धीरे से आंखें मूंदी और कहा, सुधा, अब मैं तुम्हें जाने देता हूँ। वह सोचने लगा कि हमेशा डरता रहा, भागता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक सब कुछ पीछे नहीं छूट गया। अब वह वापस लौटा विनती के पास, लेकिन विनती वही नहीं थी जो पहले थी। वक्त ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने चंदर को देखकर सिर्फ इतना कहा, अब तुम अपने फैसले दिल से लोगे या दिमाग से? चंदर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मैं खुद से माफ़ी मांग चुका हूँ। अब अगर तुम चाहो तो मैं फिर से जीना चाहता हूँ। विनती की आंखें भर आई, क्योंकि उसने चंदर को पाया था उस रूप में जिस रूप में वह हमेशा उसे चाहती थी। सुधा की मृत्यु ने चंदर को बदल दिया। वह अब वही चंदर नहीं था जो भावनाओं से भागता था। अब उसने खुद को स्वीकार किया था, अपने गुनाहों को देखा था और अब वो जीना चाहता था पूरी ईमानदारी से। कुछ महीनों बाद चंदर ने विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया। वो अब खुद को सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं बल्कि एक इंसान मानना चाहता था, जिसे भीगने का हक था, जिसे टूटने और जुड़ने की आज़ादी है। वो अब समाज से लड़ने नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ने निकला था। विनती के साथ एक छोटा सा जीवन शुरू किया, जहाँ ना बड़े मकान थे ना नाम की शोहरत, बस एक छोटा सा घर था जिसमें दो लोग जो अब बिना शर्त के एक दूसरे को स्वीकार कर चुके थे। एक दिन विनती ने पूछा, अगर सुधा आज होती तो क्या तुम यह सब करते? चंदर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर सुधा आज होती तो शायद मैं कभी टूटता ही नहीं, लेकिन टूटना ज़रूरी था ताकि मैं समझ सकूं कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, वह तो एक आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख पाते हैं। फिर विनती ने पूछा, चंदर, क्या तुमने सुधा को पूरी तरह भुला दिया है? चंदर मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि सुधा मेरी आत्मा में बस गई है। लेकिन विनती, तुमने मुझे यह सिखाया कि आत्मा में जो बस जाए उसे खोया नहीं जाता, और जो हमारे साथ चल रहा हो उसे थामा जाता है। यही चंदर की सबसे बड़ी जीत थी। साथियों, इस किताब का नाम गुनाहों का देवता क्यों है? क्योंकि चंदर ने गुनाह किए, प्रेम को समझने में देर की, सुधा को खो दिया, विनती को नज़रअंदाज किया, लेकिन उस हर गुनाह ने उसे देवता की तरह शुद्ध बना दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी आपको। और हाँ यार, लाइक ज़रूर करके जाना।